नमस्कार दोस्तों, मैं बख्शीश सिंह एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे थे। राज्य व्यवस्था के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम इस क्लास में इससे पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा उसके बारे में शॉर्टली या बहुत संक्षिप्त रूप में मैं आपको बता दे रहा हूं, ताकि जो लोग पहली बार इस क्लास में जुड़े हैं उनको ध्यान रहे कि हमने इस क्लास में क्या पढ़ा है और आगे किस तरीके से चीज़ें कनेक्ट होने वाली हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने बात की थी यूरोपियन लोगों के भारत आगमन की, और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि यूरोपियन लोगों की तरफ से सबसे पहले भारत आने वाले जो लोग थे उनका नाम है पुर्तगाली। पुर्तगालियों की तरफ से सबसे पहले भारत की ओर आने का प्रयास करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था वार्थोलोमियोस डियास। वार्थोलोमियोस डियास 1486-87 में भारत की तरफ आया था, लेकिन सही तरीके से रास्ता नहीं मिलने के कारण, या मैं यूँ कह दूँ कि रास्ता भटकने के कारण, वार्थोलोमियोस डियास दक्षिण अफ्रीका के एक क्षेत्र जिसे हमने उत्माशा द्वीप के नाम से पढ़ा था वहीं से आकर वापस लौट गया था। पुर्तगाल की तरफ से दूसरा व्यक्ति जो भारत की तरफ आया उस व्यक्ति का नाम था वास्को डी गामा। और मैंने आपको बताया था दोस्तों पिछली क्लास में कि वास्को डी गामा 1497 में अपनी यात्रा शुरू करता है। एक साल की यात्रा पूरी करने के बाद आखिरकार 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत पहुंचता है। भारत कहाँ पहुंचता है मैंने आपको बताया था, वर्तमान में वो जगह को हम केरल राज्य के नाम से जानते हैं, और जिस स्थान पे वास्को डी गामा पहुंचा था वो स्थान वर्तमान में कालीकट के नाम से जाना जाता है। यानी 14 मई 1798 को वास्को डी गामा केरल के कालीकट नामक स्थान पे पहुंचता है। लेकिन जैसे ही पुर्तगाली वहां पहुंचते हैं तो पुर्तगालियों को स्थानीय शासकों का विद्रोह झेलना पड़ता है, या मैं कह दूं स्थानीय शासक जो हैं पुर्तगालियों का विरोध करते हैं। और उस समय केरल के आसपास के क्षेत्रों का जो शासक हुआ करता था उसका मैंने नाम आपको बताया था जेमोरियन। पुर्तगालियों ने जेमोरियन से वहाँ व्यापारिक कोठी स्थापित करने का, व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास स्थापित करने का अनुमति मांगने का प्रयास किया या अनुमति मांगी, लेकिन जेमोरियन ने पुर्तगालियों को पहली दफ़ा अनुमति देने से मना कर दिया। अनुमति देने से मना करने के कारण वास्को डी गामा एक बार वहाँ से वापस पुर्तगाल लौट जाता है। सन 1500 में पुर्तगाल की तरफ से एक व्यक्ति को भारत भेजा जाता है जिसका नाम है पेड्रो अल्ब्रेज। पेड्रो अल्ब्रेज भारत जाते समय रास्ते में कई अरबी जहाज़ों को लूटता है, और अरबी जहाज़ों को लूटकर ये जहाज़ उपहार स्वरूप वहाँ के या दक्षिण भारत के स्थानीय शासक जेमोरिन को दे देता है। इससे जेमोरिन को लगता है कि शायद पुर्तगालियों के साथ हमारे संबंध मैत्रीपूर्ण रहेंगे या हमारे जो संबंध हैं वो बहुत बढ़िया रहेंगे। इसीलिए जेमोरियन 1502-3 में पुर्तगालियों को भारत में फैक्ट्री लगाने का अधिकार दे देता है, और पुर्तगाली आखिरकार 1503 में केरल का एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है कोचीन। कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर लेते हैं। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कोचीन में 1503 में स्थापित हुई थी, और उसके बाद धीरे धीरे पुर्तगाली अपने व्यापार का विस्तार करते रहे। व्यापारिक विस्तार जो पुर्तगालियों का रहा उसके ऊपर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही क्लास में बताया था कि हम केवल उन्हीं पहलुओं को छूते हुए निकलेंगे जिनका संबंध कहीं ना कहीं भारत के संविधान से है। पुर्तगालियों के बाद भारत आने वाली दूसरी यूरोपियन कंपनीज का जो नाम हमने पढ़ा था वो पढ़ा था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास के बारे में हमने थोड़ा सा जाना था। मैंने आपको बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी, या कह दूँ ब्रिटेन की तरफ से सबसे पहले भारत आने वाले व्यक्ति का नाम था जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन 1597 को भारत आया था, लेकिन ये जल मार्ग से भारत नहीं आया था, स्थल मार्ग से भारत आया था। 1599 में ब्रिटेन में एक व्यापारिक संगठन की स्थापना होती है, और व्यापारिक संगठन का नाम भी हमने पढ़ा था। व्यापारिक संगठन का नाम मैंने आपको बताया था, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन एंड ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। 1599 में यह व्यापारिक संगठन स्थापित होता है। 31 दिसंबर सन 1600 को एक कंपनी की स्थापना की जाती है जिस कंपनी का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी।
तो यहाँ से हम आगे की चीज़ें पढ़ना शुरू करेंगे। हम बात कर रहे हैं अंग्रेजों के बारे में। अंग्रेजी कंपनी किस तरीके से भारत आई, किस तरीके से भारत में अंग्रेजी कंपनी ने अपना साम्राज्य विस्तार किया, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि सन 1600 में, और एग्जैक्ट तिथि अगर आप याद रखना चाहें, 31 दिसंबर सन 1600, 31 दिसंबर सन 1600 को एक कंपनी स्थापित होती है। इस कंपनी को हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर सन 1600 को होती है, और इस कंपनी को पूर्व के देशों में व्यापार करने की अनुमति उस समय ब्रिटेन की महारानी, जिनका नाम एलिजाबेथ था, इनके द्वारा दी जाती है। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति किसके द्वारा दी जाती है? एलिजाबेथ द्वारा दी जाती है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, और पिछली क्लास में संभवतः मैंने ये चर्चा की भी होगी कि हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर सन 1600 को हो गई थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से 1600 में कोई भी व्यक्ति भारत नहीं आया था। अंग्रेजों की तरफ से मुगलों से व्यापार की अनुमति लेने के लिए पहली बार अगर कोई व्यक्ति भारत आया है तो उस व्यक्ति का नाम है स्टेफन हॉकिंस। अंग्रेजों की तरफ से पहली बार मुगलों से व्यापारिक अनुमति लेने के लिए जो व्यक्ति भारत आया, उस व्यक्ति का नाम है स्टेफन हॉकिंस। याद रखना है दोस्तों, स्टेफन हॉकिंस नाम का जो अंग्रेज है वो सन 1608 में भारत आया था। स्टेफन हॉकिंस भारत कब पहुंचते हैं? 1608। 1608 में स्टेफन हॉकिंस भारत पहुंचते हैं। अगर आपसे यही पूछ लिया जाए कि स्टेफन हॉकिंस भारत कहाँ आया था या कहाँ पहुंचा था, तो याद रखना स्टेफन हॉकिंस जो है भारत में सूरत पहुंचा था। क्योंकि स्टेफन हॉकिंस को मुगल बादशाह से व्यापार की अनुमति प्राप्त करनी थी, इसलिए स्टेफन हॉकिंस जो हैं वो 1609 में आगरा जाते हैं। स्टेफन हॉकिंस 1609 में आगरा जाते हैं, और 1609 में आगरा, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, आगरा में स्टेफन हॉकिंस की मुलाकात होती है मुगल बादशाह जहांगीर से। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि स्टेफन हॉकिंस भारत कब पहुंचे थे, तो स्टेफन हॉकिंस भारत 1608 में पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे थे? सूरत पहुंचे थे। 1609 में स्टेफन हॉकिंस आगरा पहुंचे थे। आगरा किससे मुलाकात की थी हॉकिंस ने? जहांगीर से। और जहांगीर से स्टेफन हॉकिंस मिलने क्यों गए थे? इस मिलने का एक ही उद्देश्य था, व्यापारिक अनुमति प्राप्त करना। अंग्रेजों का जो मन था वो ये था कि किसी न किसी तरीके से भारत में व्यापार करने के लिए मुगलों की अनुमति ली जाए, या मुगलों की, मैं ये कह सकता हूँ कि कृपा दृष्टि ली जाए, कृपा दृष्टि बनवाई जाए मुगलों की, ताकि यदि भारत में अंग्रेज व्यापार करते हैं तो उन्हें मुगलों से उलझना नहीं पड़े। 1609 में जैसे ही स्टेफन हॉकिंस जहांगीर के साथ मुलाकात करते हैं, तो कहा जाता है कि जहांगीर व हॉकिंस के बीच में संवाद बहुत अच्छा रहा, बातचीत बहुत अच्छी रही। क्योंकि हॉकिंस हैं वो तुर्की के राजदूत रह चुके थे, इसलिए हॉकिंस को तुर्की बोलना आता था। हॉकिंस फारसी भी बोलते थे, और फारसी व तुर्की बोलने के कारण दोनों के बीच भाषा का जो तालमेल है वो बेहतर रहा। और 1609 में आगरा के दरबार में जहांगीर से व्यापारिक अनुमति मांगी थी। कौन से व्यक्ति ने? स्टेफन हॉकिंस ने। ध्यान रखिएगा, स्टेफन हॉकिंस से जहांगीर इतने प्रसन्न हुए थे कि जहांगीर ने हॉकिंस को 2 उपाधियां प्रदान की थी। ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा, हॉकिंस को उपाधियां प्रदान की थी। इंग्लिश खान। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कौन से अंग्रेज को मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा उपाधि प्रदान की गई थी, तो ध्यान रखिएगा स्टेफन हॉकिंस को मुगल बादशाह जहांगीर ने उपाधि प्रदान की थी, जिसे हम इंग्लिश खान के नाम से जानते हैं। और दूसरा आप ये भी याद रखिएगा, स्टेफन हॉकिंस को न केवल उपाधि प्रदान की थी, बल्कि जहांगीर द्वारा 400 का मनसब भी दिया गया था। 400 का मनसब दिया गया, इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की गई, लेकिन व्यापारिक अनुमति नहीं दी गई। व्यापारिक अनुमति न देने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था।
जहांगीर को लगता था कि यदि सूरत में अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति दी जाएगी तो ऐसा भी हो सकता है कि सूरत के आसपास के क्षेत्रों पर अंग्रेज कब्जा करें, और कब्जा करने के बाद यदि मुस्लिम लोग जो मक्का मदीना हज यात्रा करने के लिए जाते हैं, गुजरात के रास्ते उन्हें कभी हज यात्रा करनी पड़ी, तो अंग्रेज कहीं ना कहीं मुस्लिम भाइयों के लिए विवाद पैदा कर सकते हैं, उनके लिए समस्या खड़ी कर सकते हैं। इसलिए जहांगीर ने 1609 में स्टेफन हॉकिंस को गुजरात में फैक्ट्री लगाने का अधिकार नहीं दिया। 1609 में तो हालांकि स्टेफन हॉकिंस को व्यापार की अनुमति नहीं मिली, लेकिन 1611 में 1611 में अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच युद्ध हुआ था, जिसे कहा जाता है सवाली का युद्ध। 1611 में सवाली के युद्ध के बाद कहीं ना कहीं मुगल बादशाह को यह महसूस हुआ कि अंग्रेज वो व्यक्ति हैं जो कहीं ना कहीं पुर्तगाल को, जो पुर्तगाल का बढ़ता हुआ साम्राज्य है, पुर्तगाल की बढ़ती हुई ताकत है, उसको रोकने का प्रयास कर सकते हैं, उनको रोक सकते हैं। इसलिए सवाली के युद्ध के बाद 1612-13 में पहली बार अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री लगाने का अधिकार मुगल बादशाह द्वारा दे दिया गया था। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजों को मुगल बादशाह द्वारा सूरत में फैक्ट्री लगाने का अधिकार कब दिया गया, तो आपको याद रखना है 1612-13 में। और ध्यान रखिएगा 1612-13 में जो सूरत में अंग्रेजों ने कारखाना स्थापित किया था, ये मुगल साम्राज्य में अंग्रेजों का प्रथम कारखाना है। मुगल साम्राज्य में अंग्रेजों का प्रथम कारखाना, ये भी आपको याद रखना है। या मुगल साम्राज्य में अंग्रेजों का प्रथम फैक्ट्री, ये भी आप कह सकते हैं, ये भी थोड़ा सा आप याद रखेंगे। अंग्रेजों के द्वारा मुगल क्षेत्र में पहली जो फैक्ट्री लगाई गई थी वो सूरत में लगाई गई थी। कब लगाई गई थी? 1612-13 में लगाई गई थी। थोड़ा सा हमने जो पढ़ा एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए, सन 31 दिसंबर 1600 को एक कंपनी की स्थापना होती है। कंपनी का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति देती हैं तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से पहली बार कोई व्यक्ति भेजा जाता है, उस व्यक्ति का नाम है स्टेफन हॉकिंस। स्टेफन हॉकिंस को सन 1608 में भारत भेजा जाता है। स्टेफन हॉकिंस सूरत पहुंचते हैं और सूरत के बाद ये 1609 में आगरा पहुंचते हैं। आगरा में मुलाकात करते हैं बादशाह जहांगीर से। जहांगीर इनको व्यापार की अनुमति नहीं देता, लेकिन जहांगीर इनको दो तरीके की, कहीं ना कहीं उपहार स्वरूप ही मानिए, दो तरीके की चीज़ें प्रदान करता है। पहला इन्हें उपाधि प्रदान करता है, और उपाधि जो देता है वो है इंग्लिश खान। और इंग्लिश खान की उपाधि देने के पीछे कारण है क्योंकि स्टेफन हॉकिंस है वो तुर्की बोलना जानता था, फारसी बोलना जानता था, और जहांगीर से तुर्की व फारसी के संवाद के कारण ही जहांगीर ने इन्हें इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की थी। न केवल इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की जाती है, बल्कि जहांगीर द्वारा स्टेफन हॉकिंस को 400 का मनसब भी प्रदान किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ 1609 में जहांगीर द्वारा अंग्रेजों को व्यापारिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। अंग्रेजों को जो अधिकार है फैक्ट्री लगाने का वो नहीं दिया जाता। 1611 में अंग्रेजों के बीच पुर्तगालियों के बीच युद्ध लड़ा जाता है। युद्ध का नाम हमने सवाली का युद्ध पढ़ा। सवाली के युद्ध में अंग्रेज जीत जाते हैं, पुर्तगाली हार जाते हैं। इस बात से जहांगीर बहुत प्रसन्न होता है, या जहांगीर को ये लगता है कि पुर्तगालियों की बढ़ती हुई ताकत को अगर वो रोक सकता है तो अंग्रेज हैं। इसीलिए 1612-13 में पुर्तगालियों को सूरत नामक स्थान पे फैक्ट्री लगाने का अधिकार मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा दे दिया जाता है। और जैसे ही 1612-13 में सूरत में फैक्ट्री लगाने का अधिकार अंग्रेजों को दिया गया, हमारे लिए यहाँ से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि अंग्रेजों का मुगल साम्राज्य में पहला कारखाना कौन सा था? तो अंग्रेजों का मुगल साम्राज्य में पहला कारखाना या पहली फैक्ट्री कौन सी थी? सूरत थी, जो अंग्रेजों ने 1612-13 में स्थापित की थी। यहाँ तक हमने पढ़ा कि अंग्रेजों ने अपना पहला जो औद्योगिक केंद्र है या पहली जो फैक्ट्री है वो 1612-13 में सूरत में स्थापित कर ली। और कौन से मुगल बादशाह की अनुमति से प्राप्त की है? ये जो फैक्ट्री है ये जहांगीर की अनुमति से प्राप्त की है, या जहांगीर की अनुमति से स्थापित की है। अब अंग्रेजों की मंशा ये है, अंग्रेज चाहते हैं कि भारत का, अगर आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये जो क्षेत्र आपको भारत का दिखेगा, गुजरात के आसपास का जो क्षेत्र है, अगर आप भारत के क्षेत्र को देखना चाहेंगे या देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ इस क्षेत्र में ये जो क्षेत्र है ये बंगाल का क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये बंगाल का क्षेत्र है। ये जो यहाँ जो क्षेत्र है
ये क्षेत्र पड़ता है मुंबई, उस समय से बॉम्बे कहा जाता था। यहाँ जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का नाम है मद्रास। मद्रास अंग्रेजों की योजना है। हमने पढ़ा कि यहाँ गुजरात राज्य में सूरत में अंग्रेज पहले ही फैक्ट्री लगा चुके हैं। हमने पढ़ा कि अंग्रेजों की ये सूरत की जो फैक्ट्री है वो सन 1612-13 में स्थापित हो चुकी थी। फिर अंग्रेजों की योजना है कि भारत के इन 3 क्षेत्रों पे कब्जा किया जाए। बॉम्बे पे कब्जा किया जाए, उसके बाद मद्रास पे कब्जा किया जाए, उसके बाद बंगाल पे कब्जा किया जाए। अंग्रेज इन 3 क्षेत्रों पे क्यों कब्जा करना चाहते हैं, इसके 2 प्रमुख कारण मुझे नजर आते हैं। पहला प्रमुख कारण यह है कि तीनों के तीनों जो क्षेत्र हैं वो कहीं ना कहीं समुद्र से टच करते हैं। आप देखेंगे यहाँ जो आपको क्षेत्र दिख रहा है, ये यहाँ जो क्षेत्र है वो अरब सागर का क्षेत्र है। यहाँ जो क्षेत्र है वो बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है। अंग्रेज इन 3 क्षेत्रों को इसलिए अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहते हैं, या अंग्रेज अपना व्यापारिक क्षेत्र यहाँ इसलिए स्थापित करना चाहते हैं क्योंकि अंग्रेज चाहते हैं कि यदि इन तीनों क्षेत्रों पे, चाहे वो बॉम्बे हो, चाहे वो मद्रास हो, चाहे वो बंगाल हो, इन तीनों क्षेत्रों पे जहाँ भी अंग्रेज अपने व्यापारिक कोठियाँ स्थापित करेंगे, अंग्रेजों को अपना जो सामान है या अपना जो माल है वो लाने व ले जाने के लिए अन्य स्थल मार्ग का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। बंगाल से सीधा वो बंगाल की खाड़ी होते हुए अपना सामान ले जा सकते हैं, मद्रास से भी सीधा अपना सामान ले जा सकते हैं, और बॉम्बे से भी सीधा अपना सामान जल मार्ग से ले जा सकते हैं। पहला कारण तो ये रहा होगा। दूसरा जो कारण रहा होगा जो मुझे नजर आता है, दूसरा कारण ये रहा क्योंकि अंग्रेजों को पता है कि ये जो क्षेत्र है, ये जो आपको उत्तर भारत दिखाई दे रहा है, यहाँ मुगलों का शासन है। यहाँ कौन शासन कर रहा है? मुगल शासन कर रहे हैं। और अंग्रेजों से, मुगलों से कोई लेना देना नहीं है। अंग्रेजों को पता है कि अगर कोई व्यक्ति बाहर से मुगल जो शासन है वहां आता है या वहां अधिकार करने की कोशिश करता है तो उनके साथ संबंध खराब किसके होंगे? मुगलों के। मुगलों का एक कार्य है कि उत्तर भारत की तरफ आने वाले किसी भी व्यक्ति को रोकें या नहीं रोकें। लेकिन अंग्रेजों को ये पता है कि दक्षिण भारत में बहुत सारे यूरोपियन लोग हैं जो भारत की तरफ आ रहे हैं और भारत में व्यापार करने का प्रयास कर रहे हैं। अंग्रेजों को यह भी पता है कि अगर यूरोपियन लोग भारत आएंगे, अगर अपना व्यापार यहाँ स्थापित करेंगे, तो संभावना है कि अंग्रेजों का व्यापार जो है वो मुनाफे में ना जाए, अंग्रेजों का व्यापार जो है वो नुकसान में चला जाए। इसलिए अंग्रेज चाहते हैं यदि भारत के इन तीनों कोनों पे, बॉम्बे वाला क्षेत्र, मद्रास वाला क्षेत्र और बंगाल वाला क्षेत्र, इन तीनों कोनों पे अगर अंग्रेज कब्जा कर लेते हैं तो कोई भी विदेशी या कोई भी यूरोपियन जो है वो भारत में जल मार्ग से प्रवेश नहीं कर पाएगा, और अगर प्रवेश करने का प्रयास करेगा तो अंग्रेज उसे आसानी से रोक सकते हैं। और अगर कोई भी यूरोपियन या कोई भी दूसरे देश का व्यक्ति भारत नहीं आएगा व्यापार करने, उन्हें नहीं आने दिया जाएगा, तो अंग्रेजों का व्यापार जो है वो बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा, क्योंकि दूसरा उनका कोई प्रतिद्वंदी भारत में नहीं होगा। इसलिए अंग्रेजों की अब अगली जो योजना है सूरत के बाद, वो योजना है इन 3 क्षेत्रों पर कब्जा करना। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इन 3 क्षेत्रों के ऊपर अंग्रेजों ने कैसे कैसे कब्जा किया। ध्यान रखिएगा, अगर सबसे पहले आप बात करेंगे मद्रास की, तो ये बात है सन 1639 की। 1639 में एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था, नाम है फ्रांसिस डे। थोड़ा सा नाम याद रखिएगा, नाम है फ्रांसिस डे। एक अंग्रेज अधिकारी फ्रांसिस डे ने 1639 में मद्रास नामक स्थान को किराए पे लिया था, या मैं दूसरे शब्दों पे हूँ पट्टे पे लिया था, और 1639 में इस क्षेत्र को किराए पे लेने के बाद 1640 में यहाँ एक फोर्ट स्थापित किया था जिसे सेंट जॉर्ज फोर्ट के नाम से जाना जाता है। सेंट जॉर्ज फोर्ट, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अंग्रेजों द्वारा मद्रास में 1639-40 में कौन सा फोर्ट स्थापित किया गया था? सेंट जॉर्ज फोर्ट स्थापित किया गया था। कौन से अंग्रेज अधिकारी द्वारा ये स्थापित करवाया गया था, या कौन से अंग्रेज अधिकारी द्वारा मद्रास पट्टे पे लिया गया था, किराए पे लिया गया था? फ्रांसिस डे। आपका प्रश्न ये भी हो सकता है कि उस समय ये मद्रास जो है वो किससे पट्टे पे लिया गया था, तो मैं आपको बता दूं, ये जो क्षेत्र है
उस समय मद्रास एक साम्राज्य का अधीन हुआ करता था जिसे चंद्रगिरी नाम से जाना जाता है, चंद्रगिरी। और चंद्रगिरी का जो शासक था, चंद्रगिरी के शासक से यह मद्रास पट्टे पे लिया गया था अंग्रेज अधिकारी फ्रांसिस सीते द्वारा। अब बहुत सारे लोगों को ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये चंद्रगिरी कौन सा क्षेत्र था, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत पुराना एक विजयनगर साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य का विघटन हुआ था और विजयनगर साम्राज्य के ही विघटन के रूप में चंद्रगिरी को जाना जाता है। विजयनगर साम्राज्य के ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि राजव्यवस्था की क्लास है। इतिहास की जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो आपको इतिहास की क्लास में सर द्वारा पढ़ाए जाएंगे। यहाँ केवल मैं उन्हीं मुद्दों के ऊपर चर्चा करूंगा, उन्हीं विषयों के ऊपर चर्चा करूंगा जिनका संबंध पॉलिटिकल से है। तो अगर हम समझने का प्रयास करें, 1640 में अंग्रेजों का क्षेत्र भी कब्जा होता है। वो क्षेत्र कौन सा है? मद्रास। थोड़ा सा आप ये भी याद रख लीजिएगा, मद्रास को वर्तमान में तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, मद्रास को वर्तमान में हम, मद्रास वाला जो क्षेत्र है वो कौन से राज्य क्षेत्र में आता है? वर्तमान में तमिलनाडु में आता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपसे पूछे कि मद्रास जिसपे 1640 में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था या अंग्रेजों ने जिसे किराए पे ले लिया था, वो क्षेत्र वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों ने अपने अधीन जो पहला क्षेत्र किया था उस क्षेत्र का नाम है मद्रास। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, पहला क्षेत्र जो अंग्रेजों के अधीन आया। दूसरा जो क्षेत्र है जो अंग्रेजों के अधीन आया था उस क्षेत्र का नाम है मुंबई। मैंने आपको बताया कि यहाँ एक स्थान पड़ता है जिसे हम बॉम्बे के नाम से जानते थे, वर्तमान में इसे आधुनिक मुंबई के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि ये जो मुंबई है, मुंबई अंग्रेजों से पहले पुर्तगालियों के पास हुआ करता था। इसके पास? पुर्तगालियों के पास हुआ करता था। और हुआ यूं था, ये बात रही होगी सन 1662 की। सन 1662 में एक अंग्रेजों की तरफ से एक राजकुमार था, राजकुमार का नाम है चार्ल्स सेकंड। चार्ल्स सेकंड। और चार्ल्स सेकंड का विवाह करवा दिया जाता है एक राजकुमारी से। राजकुमारी का नाम है कैथरीन। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये जो कैथरीन है, कैथरीन पुर्तगाल की राजकुमारी है। ये जो चार्ल्स सेकंड है ये ब्रिटेन का राजकुमार है, या मैं ये कह सकता हूं कि चार्ल्स सेकंड ब्रिटेन का शासक है और कैथरीन ब्रिटेन की पुर्तगाल की राजकुमारी है। और कहा जाता है जब ये शादी करवाई गई, ये समय रहा होगा 1662। और 1662 में पुर्तगाली लोगों ने मुंबई शहर, जैसे हम आधुनिक बम्बई के नाम से जानते हैं, मुंबई नामक शहर जो है वो चार्ल्स सेकंड को दे दिया था। और ये चार्ल्स सेकंड को दहेज स्वरूप दिया गया था। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, चार्ल्स सेकंड को मुंबई प्राप्त होता है। मुंबई कौन से रूप में प्राप्त होता है? मुंबई दहेज के रूप में प्राप्त होता है। और जैसे ही दहेज के रूप में चार्ल्स सेकंड को मुंबई प्राप्त हुआ तो इस चार्ल्स सेकंड ने इस मुंबई को 10 पाउंड प्रतिवर्ष, 10 पाउंड प्रतिवर्ष के हिसाब से मुंबई शहर जो है वो किराए पे दिया था। और वो किराए पे किसे दिया गया था? किराए पे यह शहर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। थोड़ा सा याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को ये मुंबई शहर किराए पे दे दिया था। किसने? चार्ल्स सेकंड ने। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। मैंने कहा बॉम्बे जो है वो पुर्तगालियों के अधीन हुआ करता था। 1662 में एक शादी होती है जिसमें ब्रिटेन के शासक चार्ल्स सेकंड व पुर्तगाल राजकुमारी कैथरीन का विवाह होता है 1662 में। और 1662 में ये मुंबई शहर है वो चार्ल्स सेकंड को दहेज में दे दिया जाता है। और दहेज में देने के बाद चार्ल्स सेकंड जो है 10 पाउंड प्रति वर्ष के हिसाब से ये मुंबई क्षेत्र किराए के रूप में सौंपता है। कौन सी कंपनी को? ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ये 10 पाउंड प्रति वर्ष के हिसाब से जो ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई जो किराए पे दिया गया था, ये घटना है 1668 की। यानी 1668 में कहीं ना कहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसके ऊपर अधिकार कर लेगी? मुंबई के ऊपर। यानी ये जो क्षेत्र हमने पढ़ा, मद्रास का क्षेत्र 1639 में अधीन आता है। बॉम्बे का जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के कब्जे में आ जाता है 1668 में। मैंने आपको कहा अंग्रेजों के 3 टारगेट हैं। पहला टारगेट कौन सा है? मद्रास है। दूसरा टारगेट बॉम्बे है। तीसरा टारगेट बंगाल है। और हमने पढ़ा कि अंग्रेजों ने 1639 में मद्रास नामक स्थान को अपने अधीन किया, यहाँ व्यापारिक कोठियाँ स्थापित कर ली। 1668 में
बॉम्बे में अपनी 1668 के बाद बॉम्बे में अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित कर दी। अब अंग्रेजों का अगला जो टारगेट है वो बंगाल है, और बंगाल के ऊपर अधिकार करने के लिए अंग्रेजों को थोड़ी सी मैं कहूँ कि अंग्रेजों को एक समस्या से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि बंगाल जो है वो उस तरीके का क्षेत्र नहीं है जिस तरीके का क्षेत्र मुंबई व मद्रास था। क्योंकि मद्रास, मैंने बताया कि मद्रास एक चंद्रगिरी के राजा के दिन हुआ करता था, मुंबई पुर्तगाल के दिन हुआ करता था। लेकिन जो बंगाल है, बंगाल वास्तविक रूप से मुगलों के अधीन है। इसके बंगाल वास्तविक रूप से मुगलों का एक सूबा है। मुगलों का सूबा इस तरीके से देखें, वर्तमान में जिस प्रकार से हम राज्य बोलते हैं, मुगलों के ज़माने में या मुगल साम्राज्य के दौरान राज्यों को सूबा कहा जाता था। और कहा जाता है कि जो बंगाल है, बंगाल के सूबेदार, बंगाल के सूबेदार कौन नियुक्त करता था? मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त किए जाते थे। यानी अप्रत्यक्ष रूप से मैं कह सकता हूँ कि बंगाल उस तरीके से स्वतंत्र क्षेत्र नहीं है जिस तरीके से बम्बई व मद्रास थे। बंगाल एक ऐसी शक्ति के अधीन है जिसे हम मुगल नाम से जानते हैं। वो बहुत ताकतवर साम्राज्य है, और अगर अंग्रेज़ों को बंगाल के ऊपर अपना आधिपत्य करना है तो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों को या तो षड्यंत्र करना पड़ेगा, या कहीं ना कहीं मुगलों के साथ बहुत बेहतर संबंध बनाने पड़ेंगे, बहुत बेहतर मैत्रीपूर्ण संबंध रखने पड़ेंगे, जिससे मुगलों को अंग्रेज़ों के व्यापार से बंगाल में कोई दिक्कत नहीं हो। किस तरीके से अंग्रेज़ धीरे धीरे करके बंगाल के ऊपर अधिकार कर लेंगे, इसके बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। आगे हम पढ़ रहे हैं किस तरीके से बंगाल के ऊपर अंग्रेजों ने अधिकार किया। देखिए, हमने बात की बंगाल की, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखें, यहाँ हमने पढ़ा ये क्षेत्र कौन सा था? बॉम्बे। बॉम्बे पे अंग्रेज कब कब्जा कर चुके हैं? 1668 में। यहां हमने पढ़ा ये जो क्षेत्र है इसे क्या कहा जाता था? मद्रास। मद्रास पे अंग्रेज कब कब्जा कर चुके हैं? 1639-40 में। ये जो क्षेत्र है बंगाल का क्षेत्र, इस पे अंग्रेज कब्जा करना चाह रहे हैं। किस तरीके से अंग्रेज बंगाल में कब्जा करेंगे या बंगाल के क्षेत्रों को अपना औद्योगिक केंद्र या व्यापारिक केंद्र बनाएंगे, वो हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बंगाल में एक सूबेदार हुआ करता था, और मैंने कहा कि बंगाल के सूबेदार की नियुक्ति मुगलों द्वारा की जाती थी। और बंगाल का एक सूबेदार हुआ करता था शाहसूजा, नाम याद रखिएगा, शाहसूजा मुगलों द्वारा नियुक्त किया गया सूबेदार था। शाहसूजा ने सबसे पहले सन 1651 में अंग्रेजों को हुगली के आसपास, हुगली नदी के आसपास जो क्षेत्र है, शाहसूजा ने अंग्रेजों को सबसे पहले हुगली के आसपास वाले क्षेत्रों में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी। थोड़ा सा आप याद रखेंगे, सबसे पहले मुगलों की तरफ से बंगाल में अंग्रेजों को व्यापारिक अनुमति देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? शाहसूजा है। ध्यान रखिएगा, शाहसूजा मुगल बादशाह नहीं है, शाहसूजा बंगाल का सूबेदार है। हाँ, वो बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि बंगाल के सूबेदार स्वतंत्र नहीं होते, बंगाल के सूबेदार अधीन होते हैं। किसके? मुगलों के बादशाह द्वारा ही बंगाल का सूबेदार बनाया जाता है। और बंगाल का एक सूबेदार है शाहसूजा। शाहसूजा ने 1651 में हुगली वाले क्षेत्र के आसपास अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी थी। शाहसूजा के बाद एक व्यक्ति सूबेदार बने थे जिसका नाम है अजिमुसान। थोड़ा ध्यान रखेंगे, अजिमुसान। अजिमुसान नाम के एक सूबेदार ने 1697 के आसपास अंग्रेजों को 3 गांव जो बंगाल क्षेत्र के थे जागीर के रूप में प्रदान किए थे। वो 3 गांव कौन कौन से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। 1697 में एक व्यक्ति है जिसका नाम है अजिमुसान। यह भी
मुगलों का सूबेदार है। मुगलों के सूबेदार ने 1697 में 3 गांव अंग्रेजों को प्रदान कर दिए थे, और उन तीनों गांवों में पहला जो आपको नाम याद रखना है, वो नाम याद रखना है गोविंदपुरा। दूसरा जो आपको नाम याद रखना है, वो नाम याद रखना है कोलिकाता। तीसरा जो नाम आपको याद रखना है, वो याद रखना है सूतानाती। मुगल सूबेदार अजमुल शान ने 1697 में अंग्रेजों को 3 गांव जागीर के रूप में प्रदान किए थे। पहले गांव का नाम हमने पढ़ा गोविंदपुरा, दूसरे गांव का हमने नाम पढ़ा कोलिकाता, और तीसरे गांव का नाम हमने पढ़ा सुल्तानाती। अगले पेज पे थोड़ा समझें। एक व्यक्ति है जिसका नाम है जॉब चार्नोक। क्या नाम है? मैंने आपको नाम बताया, जॉब चार्नोक। जॉब चार्नोक नाम का व्यक्ति, इसको ये पता है कि ये 3 गांव हमें या अंग्रेजों को जागीर के रूप में प्रदान हुए हैं, इसीलिए जॉब चार्नोक इन तीनों गांवों को, पहला गांव मैंने कौन सा बताया था आपको? पहला गांव मैंने आपको बताया था गोविंदपुरा, दूसरा मैंने आपको गांव बताया था सूतानाती, और तीसरा मैंने आपको नाम बताया था कोलिकाता। जॉब चार्नोक इस कोलिकाता को, सूतानाती को व गोविंदपुरा को, इन तीनों को मिलाता है और तीनों को मिलाकर एक शहर बसाता है, जिस शहर का नाम है कोलकाता। और ये कोलकाता की जो स्थापना है वो सन 1700 में जॉब चार्नोक द्वारा कर दी जाती है। स्थापना कब की जाती है कोलकाता की? सन 1700 में। कौन कौन से गांवों को मिलाकर की जाती है? गोविंदपुरा, सूतानाती और कोलकाता। न केवल कोलकाता की स्थापना की जाती है, बल्कि कोलकाता में अंग्रेजों द्वारा एक फोर्ट भी स्थापित करवाया जाता है, जिस फोर्ट का नाम है सेंट जॉर्ज फोर्ट। सेंट जॉर्ज फोर्ट, सॉरी माफी चाहूंगा, यहाँ जो फोर्ट स्थापित किया गया था अंग्रेजों द्वारा, उस फोर्ट का नाम है विलियम फोर्ट, सेंट विलियम फोर्ट। सेंट विलियम फोर्ट। चलिए, उम्मीद करता हूं कि यहां तक की चीजें आप क्लियर हुई होंगी। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, फिर आगे चलने का प्रयास करते हैं। हमने पढ़ा कि अंग्रेज जो हैं वो सबसे पहले सूरत में, अपना व्यापारी कारखाना स्थापित करते हैं, और सूरत में सबसे पहले जो व्यापारी कारखाना अंग्रेजों का स्थापित होता है वो होता है सन 1612-13 में। 1612-13 के बाद अंग्रेज योजना बनाते हैं कि भारत के 3 क्षेत्रों बॉम्बे, मद्रास व बंगाल पे कब्जा किया जाए। सबसे पहले अंग्रेज मद्रास पे कब्जा करते हैं 1639 में, और मद्रास को सबसे पहले किराए पे लेने वाले व्यक्ति का नाम था फ्रांसीसी डे। 1639 के बाद दूसरा जो क्षेत्र अंग्रेजों का अधीन आता है उसका नाम है बॉम्बे। बॉम्बे अंग्रेजों को 1668 में दे दिया जाता है चार्ल्स सेकंड द्वारा। 10 पौंड प्रति वर्ष किराए के अनुसार, या 10 पौंड प्रति वर्ष किराए के बदले मुंबई अंग्रेजों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया जाता है। फिर हम पढ़ेंगे, या हम पढ़ रहे हैं कि अगला प्रयास है अंग्रेजों का बंगाल पे कब्जा करना। बंगाल पे कब्जा करना अंग्रेजों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि बंगाल इन क्षेत्रों की तरह अलग क्षेत्र नहीं है। बंगाल मुगलों का एक क्षेत्र है। बंगाल में बंगाल की व्यवस्था को चलाने वाला सूबेदार होता है, और सूबेदार मुगलों द्वारा नियुक्त किया जाता है। फिर हमने पढ़ा कि बंगाल में एक सूबेदार हुआ करता था, सूबेदार का नाम हुआ करता था सासूजा। सासूजा ने सन 1651 में
हुगली वाले क्षेत्र के आसपास अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति दे दी थी। उसके बाद बंगाल का ही एक सूबेदार हुआ करता था, नाम था अजिमुसान। अजिमुसान ने 1697 में बंगाल के ही 3 गांव, पहला गांव गोविंदपुरा, दूसरा गांव कोलिकाता, तीसरा गांव सुल्तानाती, ये तीनों गांव अंग्रेजों को जागीर के रूप में प्रदान कर दिए थे। और जैसे ही ये तीनों गांव जागीर के रूप में प्रदान किए गए तो एक अंग्रेज अधिकारी जिसका हमने नाम पढ़ा है जॉब चार्नोक सन 1700 में गोविंदपुरा, सुल्तानाती, कोलिकाता को मिलाता है और मिलाकर एक शहर की स्थापना करता है, जिस शहर को हम कलकत्ता के नाम से जानते हैं। और ये स्थापना सन 1600 में की गई थी। न केवल कोलकाता स्थापित किया गया इन तीनों गांवों को मिलाकर, बल्कि कोलकाता में एक किला भी स्थापित किया जाता है जिसे हम सेंट विलियम फोर्ट के नाम से जानते हैं। अब हम देख पा रहे हैं कि अंग्रेज धीरे धीरे अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे हैं। अंग्रेज ने मद्रास पे कब्जा किया, मुंबई पे कब्जा किया और कहीं ना कहीं बंगाल के ऊपर भी अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। अंग्रेजों की तरफ से शुरुआती तौर पर तो बंगाल में किसी तरीके की कोई गड़बड़ नहीं की गई। सबसे ज़्यादा जो अंग्रेजों को प्रॉब्लम क्रिएट होती है बंगाल में, वो उस समय हुई जब बंगाल का एक शासक बना जिसका नाम था अलीवर्दी खान। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ अंग्रेजों का व बंगाल के शासकों का जो संबंध रहा उसके बारे में। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बंगाल वर्सेस अंग्रेज। बंगाल वर्सेस अंग्रेज। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने आपको कहा कि मुगलों की तरफ से एक बादशाह थे जिनका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद औरंगजेब के पुत्र गद्दी पे बैठते हैं जिनका नाम है मुअज्जम। और जैसे ही वो राजा बने थे, राजा बनते ही उन्होंने अपना नाम चेंज किया और मुअज्जम का जो नाम हुआ वो हुआ बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम के पुत्र थे जिनका नाम था फर्रुखशेर। मुगलों में एक बादशाह बनते हैं, बादशाह का नाम है फर्रुखशेर। फर्रुखशेर के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बंगाल के जो शासक हैं वह अंग्रेज जो हैं, इनका संबंध खराब होने का मुख्य जो कारण था, या मुख्य मेरी नज़र में जो कारण है, वो है फर्रुखशेर द्वारा जारी किया गया शाही फरमान। तो शाही फरमान क्या था, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें मुगल शासकों की जानकारी होना अनिवार्य है। थोड़ी सी जानकारी मैं मुगलों के बारे में आपको बता रहा हूँ ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। इस शाही फरमान 1717 में जारी किया गया था। क्या था शाही फरमान, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। मैंने आपको कहा कि मुगल बादशाह के रूप में एक बादशाह हुए जिनका नाम है फर्रुखशेर। फर्रुखशेर के दरबार में अंग्रेजों की तरफ से एक कमीशन भारत भेजा गया था। उस कमीशन का नाम था सरमन कमीशन। फर्रुखशेर के दरबार में एक कमीशन भारत आया था, इस कमीशन का नाम था सरमन कमीशन। अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, आप का एक क्वेश्चन होगा कि सर सरमन कमीशन क्या था। तो मैं आपको बात बता दूं कि अंग्रेजों की तरफ से सरमन कमीशन को फर्रुखशेर के दरबार में इसलिए भेजा गया था ताकि बंगाल में व्यापार से संबंधित कुछ अतिरिक्त अधिकार मुगल बादशाह से प्राप्त किए जाए। सरमन कमीशन के बारे में डिटेल में हम बात नहीं करेंगे, हम केवल उन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करेंगे जिनका संबंध कहीं ना कहीं हमारी राज्य व्यवस्था से है। सरमन कमीशन में जो मुख्य व्यक्ति था उसका नाम था जॉन सरमन। ये कमीशन का नाम ही एक व्यक्ति के नाम पे है, थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। उस व्यक्ति का नाम है जॉन सरमन। और जॉन सरमन के साथ एक और भी व्यक्ति आए थे इस कमीशन में। उस व्यक्ति का नाम था जॉन सरमन के साथ एक और व्यक्ति हैं, उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर हैमिल्टन। डॉक्टर हैमिल्टन। और कहा जाता है कि डॉक्टर हैमिल्टन ने फर्रुखशेर की एक बीमारी को ठीक किया था और बीमारी को ठीक करने के कारण फर्रुखशेर हैमिल्टन से बहुत प्रसन्न हुए। और कहा जाता है कि फर्रुखशेर ने सरमन कमीशन की जो मांगे थी उन मांगों को मान लिया था और बंगाल में व्यापार करने के वो सारे अधिकार प्राप्त
इनको हो गए थे, अंग्रेजों को सारे अधिकार दे दिए थे बंगाल में फर्रुखशेर ने, जो अधिकार सरमन कमीशन के माध्यम से मांगे गए थे। और न केवल अधिकार दिए गए बल्कि एक आदेश जारी किया गया था फर्रुखशेर द्वारा, जिसे शाही फरमान के नाम से जाना जाता है। और शाही फरमान के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दे दी गई थी। और शाही फरमान का मतलब है एक ऐसा आदेश जो लिखित रूप में अंग्रेजों को अधिकार देता है बंगाल में व्यापार करने का। और ये शाही फरमान वो फरमान है जिसने कहीं ना कहीं बंगाल के नवाब, या मैं कह दूं बंगाल के सूबेदारों के बीच में और मुगल साम्राज्य के बीच में फूट डालने का काम भी किया। और शाही फरमान वो फरमान भी है जिसने कहीं ना कहीं अंग्रेजों को भारत में और ज़्यादा मजबूत बनाया, और ज़्यादा व्यापारिक केंद्र स्थापित करने के लिए ताकत दे दी। कौन से फरमान ने? शाही फरमान ने। सरमन कमीशन के सिफारिशों के अकॉर्डिंग डॉक्टर हैमिल्टन के कार्य के कारण फर्रुखशेर सरमन कमीशन को बहुत सारी व्यापारिक स्वतंत्रताएं प्रदान करते हैं। और स्वतंत्रताएं जिस आदेश के माध्यम से प्रदान की जाती हैं उस आदेश का नाम है शाही फरमान। इस शाही फरमान कुछ इस तरीके का फरमान था कि बाद में अंग्रेजों ने इस शाही फरमान का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। दुरुपयोग किस प्रकार से शुरू किया? कोई भी व्यक्ति यदि बंगाल में व्यापार करने आता था तो पहले उसे बंगाल में व्यापार करने के लिए मुगलों से अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन जैसे ही 1717 में फर्रुखशेर ने शाही फरमान जारी किया, अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की, तो अंग्रेज इस शाही फरमान का दुरुपयोग करते थे। बाहर से आने वाला कोई भी व्यक्ति जो बंगाल में व्यापार करना चाहता था उसे मुगलों से व्यापारिक अनुमति लेने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि अंग्रेज ये शाही फरमान कुछ पैसे लेकर उस व्यक्ति को बेच देते थे और बिना मुगलों की अनुमति लिए ही कोई भी व्यक्ति भारत में अपना व्यापार स्थापित कर सकता था। और जैसे ही इस शाही फरमान का दुरुपयोग बढ़ा तो इस बात से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई बंगाल के सूबेदारों को। और जिस समय ये अंग्रेज हैं वो शाही फरमान का दुरुपयोग कर रहे हैं, या मैं कह दूं कि शाही फरमान का दुरुपयोग जो चरम सीमा पे है, उसमें बंगाल में एक सूबेदार हुआ करता था जिसका नाम है अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान जो है वो अंग्रेजों से इनके संबंध अच्छे नहीं थे, और अलीवर्दी खान नहीं चाहता कि बंगाल में अंग्रेज अपना व्यापारिक प्रचार प्रसार करें या अपने व्यापार को बढ़ावा दें। लेकिन फर्रुखशेर की तरफ से एक शाही फरमान जारी किया गया है, अंग्रेजों को अधिकार दिया गया है, इसलिए अलीवर्दी खान जो बंगाल का सूबेदार है वो चाहकर भी अंग्रेजों को नहीं रोक पा रहा। इसलिए कहा जाता है कि अलीवर्दी खान जो है वो अंग्रेजों को रोकना तो चाहता था लेकिन अंग्रेजों को रोक नहीं पाया। लेकिन अलीवर्दी खान के साथ अंग्रेजों के संबंध कोई बढ़िया नहीं रहे। अलीवर्दी खान हमेशा से ही कहीं ना कहीं अंग्रेजों का विरोधी रहा, लेकिन सीधे तौर पे कभी भी अंग्रेजों की तरफ से या अलीवर्दी खान की तरफ से कोई बहुत बड़ा विवाद क्रिएट नहीं किया गया, बहुत बड़ा कोई युद्ध इनके बीच नहीं हुआ। अलीवर्दी खान की अगर आप समयावधि देखेंगे, इनका शासन अगर देखेंगे तो इनका शासन 1740 से लेकर 1756 तक रहा है। अलीवर्दी खान के समय में अंग्रेजों के बीच और अलीवर्दी खान के बीच बहुत ज़्यादा कोई विवाद नहीं रहा। विवाद ये तब बढ़ गया बंगाल के सूबेदार के बीच या बंगाल के नवाब के बीच व अंग्रेजों के बीच, जब अलीवर्दी खान की 1756 में मृत्यु हो जाती है और अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का अगला एक राजा बनता है जिसका नाम है सिराजुद्दौला। नाम है सिराजुद्दौला। ध्यान रखिएगा, सिराजुद्दौला अलीवर्दी खान का बेटा नहीं था। कहा जाता है कि अलीवर्दी खान के कोई जीवित पुत्र नहीं था, कोई पुत्र नहीं था, और पुत्र न होने के कारण बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला को बना दिया गया था। सिराजुद्दौला अलीवर्दी खान का नाती हुआ करता था और सिराजुद्दौला गद्दी पे बैठता है 1756 में। सिराजुद्दौला का लंबा कार्यकाल नहीं रहा। सिराजुद्दौला का जो कार्यकाल रहा है वो 1757 तक रहा है। 1 साल का इनका कार्यकाल रहा। इनके कार्यकाल की जो अवधि है वो 1 साल ही क्यों रही, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अंग्रेज व सिराजुद्दौला के मध्य महत्वपूर्ण एक युद्ध लड़ा गया था, उस युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आज की क्लास का समय खत्म होता है, बाकी की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मिलते हैं इसी टॉपिक के साथ आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों के लिए अगली क्लास में। धन्यवाद।